प्रदेश में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और तीसरी बार केंद्र में भाजपा की सरकार काबिज हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा झटका अगर सत्तारूढ़ी भाजपा को किसी ने दिया है तो वो दिया है समाजवादी पार्टी ने, जिसने उत्तर प्रदेश जो सबसे ज्यादा एमपी चुनकर भेजता है वहां से 37 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया है। लेकिन इसी के साथ ही एक नया फिनोमिना जो देखने को मिला है इन लोकसभा चुनावों में, वो है युवा शक्ति के उदय का। 4 ऐसे एमपी हैं जो केवल 25 वर्ष की उम्र में जीत करके संसद में पहुंचे हैं। लेकिन सबसे कम उम्र में रिकॉर्ड तोड़ने वाले एमपी बने हैं कौशाम्बी से एमपी पुष्पेंद्र सरोज, जो केवल 25 वर्ष 3 महीने और 3 दिन की उम्र में सबसे कम उम्र में लोकसभा के एमपी बनकर उभरे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं और बात करेंगे उनसे कि आखिर सबसे कम उम्र में एमपी बनकर चुनना क्या मायने रखता है और आगे की राह कैसी होगी। सब बहुत शुक्रिया द प्रिंट के साथ बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद। 25 वर्ष 3 महीने और केवल 3 दिन रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। चंद्राणी मुर्मू जी एक क्योंझार से एमपी थी ओडिशा की, उनका भी आपने रिकॉर्ड तोड़ा है। क्या मायने रखता है आपके लिए इतनी कम उम्र में एक यंगेस्ट एमपी बन के उभरना? देखिए, कम उम्र में ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि उसकी एज ही लिमिटेड 25 इयर्स होती है। लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आज आप देख रहे हैं कि जो बदलाव राजनीति में हुआ है, ख़ास करके समाजवादी पार्टी से जो हुआ है, एक नए विज़न को, एक अपने नौजवानों की बातों को रखने के लिए, यूथ के लिए बात रखने के लिए हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ने पहला कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने पहला भरोसा उठाया है और हम उस पर कायम रहेंगे। जी। आपके साथ 3 और एमपी हैं जो केवल 25 वर्ष की उम्र में संसद के अंदर पहुंचे हैं। सोमनाथ जाटव जी हैं, प्रिया सरोज आप ही की पार्टी की एक और यंग नेता हैं, एक और एमपी हैं तीसरी शांभवी चौधरी। ऐसे में जो युवा शक्ति का उदय, इट्स लाइक अ जेन नेक्स्ट राइज इन इंडियन पॉलिटिक्स, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये तो वक्त बताएगा कि हम सब मिल करके जिस तरीके से अपने नौजवानों की बात रख सकें, और सिर्फ हम नौजवानों की नहीं, किसानों की, माताओं की, सबकी बात रख सकें। हम नेतृत्व अपने पूरे लोकसभा का कर रहे हैं जिसमें सब वर्ग के लोग आते हैं, सब जाति, सब धर्म, सब के लोग आते हैं। बस ये है कि हम नौजवान हैं तो नौजवान हमसे कनेक्ट ज़्यादा अच्छे से करते हैं, तो कनेक्ट करने के दौर पे नौजवानों की बातों को प्राथमिकता दी जाए और मजबूती से रखी जाए। और जो नौजवानों का मुद्दा है, बेरोज़गारी और पेपर लीक जी। उत्तर प्रदेश में, उसको मजबूती से संसद भवन में रखें और ताकि सरकार उस पर काम कर सके और अपने नौजवानों को नौकरी दे सके, वो अपना रोज़ी रोज़गार चला सके। ये बहुत प्राथमिकता है हमारी और हम सबकी होनी चाहिए। आपकी अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें, वेलम्स बॉयज़ स्कूल से आप पढ़े, उसके बाद आप लंदन चले गए, आपने वहाँ से आई थिंक अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट में आपने एमबीए किया। क्या सोचा था कि आप पॉलिटिक्स में आएंगे? वाज इट ऑलवेज इन योर माइंड? क्या आपने हमेशा से ये एक सोच थी कि पॉलिटिक्स में कदम रखना है, क्योंकि पिताजी की लेगेसी भी थी? इट वॉज इन माई माइंड। इतना जल्दी नहीं था लेकिन दिमाग में था। इतना जल्दी बस वो संजोग बनता चला गया और हम राजनीति में आ गए, अपने लोगों का आशीर्वाद मिला। तो जब हम पहली बार कदम रखा हमने अब की बार चुनाव में, तो फिर टेस्ट करने के लिए जब टिकट भी नहीं मिला था, हम लोगों के बीच गए और भरपूर सहयोग मिला हमको, सब वर्गों का मिला, सिर्फ नौजवानों का नहीं, सबका आशीर्वाद भी मिला, बुज़ुर्गों का। नौजवान हमारे साथ चले तो ये पता चल गया कि अब की बार जो बदलाव की राजनीति हो रही है, खास करके हमारी लोकसभा क्षेत्र में कौशाम्बी और उत्तर प्रदेश में भी जो परिणाम आए हैं, तो अब की बार बदलाव की राजनीति थी और जल्दी आया। ठीक है, अब और समय मिलेगा लोगों की सेवा करने के लिए, अपने तौर तरीके से काम करने को मिलेगा, धीरे धीरे, और स्वस्थ कौशाम्बी और सबसे अच्छा कौशाम्बी बनाने का मौका मिलेगा। जी। अगर आपकी बात करें तो आपकी जीत इस मायने से भी एक खास है क्योंकि आपके पिताजी यहाँ से लड़ते रहे। 2019 में हार हुई, उसके पहले भी तो एक प्रेशर भी था कहीं ना कहीं, और 2 बार के सिटिंग एमपी को आपने हराया, तो एक पारिवारिक भी एक आपने बदला लिया है, ऐसी बात भी कही जा रही है। देखिए, बदले की बात करूं तो बदला तो पूरा हो गया। बदला तो पूरा हो गया और बस ये है कि प्रेशर कुछ नहीं था। हम अपने पिताजी के नाम को नहीं हमने इस्तेमाल किया बिल्कुल चुनाव में, हमने उनको काम को गिनवाया, जनता को। उनको जिस तरीके से लोगों ने उन पे भरोसा किया था, जब उनके पास सत्ता रही है, वो मंत्री रहे हैं, उन्होंने लोगों के लिए भरपूर काम किया है और लोग उनको कौशाम्बी का विकास पुरुष कहते हैं, मेरे पिताजी को। तो हमको बस वो काम याद दिलाना था और सही अच्छा हुआ कि बीच में
दूसरे लोग आए, दूसरे लोगों को मौका मिला, जनता ने देख लिया कि कौन काम कर सकता है, कौन काम नहीं कर सकता है। तो अब की बार जनता ने पूर्ण मन बना लिया था कि कोई काम कर सकता है तो पिताजी कर सकते हैं, और मैं ही पहली बार चुनाव में आया, उनके मार्गदर्शक में चल करके लोगों के लिए काम करूँगा। सिटिंग 2 बार के एमपी को हराना, वो भी 1,03,000 से ज़्यादा के वोट मार्जिन से, कि इस बड़ी जीत के लिए किसको सबसे ज़्यादा श्रेय देंगे आप? देखिए, स्वाभाविक है, श्रेय तो जनता को जाता है। जनता अब की बार पूरे देश में चुनाव लड़ रही थी, और उत्तर प्रदेश की खास करके मैं बात करूं तो जनता मुद्दों पे चुनाव लड़ रही थी। हम सभी ने देख लिया, जब मुद्दों पे राजनीति होती है, मुद्दों के लिए वोट मांगे जाते हैं और मुद्दों पे जनप्रतिनिधि चुना जाता है, तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम होती है। तो जनता ने बदलाव की राजनीति की है। इस बार अपने घर को देख करके, अपने नौकरी को देख करके, अपने खेतों को देख करके वोट डाला, और बदलाव इतनी, जो लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे, लोग सोच नहीं पा रहे थे कि इतने समाजवादी पार्टी के सांसद जीत करके आएंगे, बहुत ज़्यादा तादाद में, और साथ में कांग्रेस के भी बहुत जीते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सांसद भेजने का काम जनता ने किया है, तो श्रेय जनता को जाता है। जी। जैसे आप भी बता रहे थे, हमने भी ये चीज़ महसूस की जब हम ग्राउंड पे थे कि एक वेव कहीं न कहीं साइलेंट तो था, बहुत चुनाव बहुत ही शांत था, लेकिन इतनी सीटें आ जाएँगी ये नहीं सोचा था। कोई नंबर था उस समय दिमाग में, और क्या लगा था कि 37 सीटें जीत करके सबसे बड़ी फ़ोर्स उत्तर प्रदेश में बन जाएगी और भारत की तीसरी बड़ी फ़ोर्स बन जाएगी? देखिए, कोई नंबर मेरे पास तो खैर कभी नहीं होता है, क्योंकि मैं कोई सैफोलॉजिस्ट नहीं हूँ। लेकिन ये सही बात है, जब न्यूज़ रिपोर्टर्स जनता के बीच में जा रहे थे, लोग खुल के नहीं बता पा रहे थे। ये भी हो गया है कि जो डर का माहौल पूरे देश में था जी। कि आप सत्ता पक्ष के खिलाफ कुछ भी बोल दें तो फिर आप जेल चले जाएंगे, आप पे मुकदमा लग जाएगा, इसलिए लोग खुल के नहीं बोल रहे थे। तो इसलिए कभी कोई नंबर नहीं था, और इतना बिलीव भी नहीं था कि इतना सारी सीट हम जीत कर आ जाएंगे। लेकिन जब वोट आया तो लोगों ने निडर होकर के वोट डाला, बदलाव के लिए वोट डाला, एक नई राजनीति के लिए वोट डाला। और कौशाम्बी लोकसभा की अगर मैं बात करूं, तो लोगों ने एक नए चेहरे के लिए, युवा चेहरे के लिए वोट डाला। तो श्रेय पूरा लोगों का है, जनता का है। जनता ही चुनाव लड़ रही थी और जनता की जीत हुई। अ, मुद्दों की आपने बात की, समाजवादी पार्टी मुद्दों पे चुनाव जीती, और आपने एक बहुत अच्छी बात भी कही कि जनता चुनाव लड़ रही थी। कौन-कौन से वो मुद्दे थे जो आपकी समझ से एक्चुअली में जो सपा को जिताने में कामयाब हुए और सत्तारूढ़ी पार्टी की हार हुई? देखिए, जो मुद्दे थे वो नेशनल लेवल पे, अगर मैं राष्ट्रीय लेवल की बात करूं, तो बेरोजगारी और महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जो जन जन को प्रभावित कर रहा था। अगर मैं उत्तर प्रदेश में आऊँ, तो जो निजी मुद्दे हैं, ज़मीनी मुद्दे हैं, बेरोज़गारी, महंगाई के अलावा किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है। आवारा पशु जो किसान के खेत चर जा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत दिन से, सालों से वो समस्या है। 2022 में भी हम वो मुद्दा लेकर गए थे, और 2024 तक वो मुद्दा सरकार ने कुछ नहीं किया, तो वो मुद्दा था। हमारे लोगों का जो कौशाम्बी लोकसभा की मैं बात करूँ, तो उनकी कोई जन सुनवाई नहीं थी 10 साल तक। कोई ऐसे कई क्षेत्र थे जहाँ पे सांसद जी को देखा नहीं था लोगों ने। बहुत लोगों का, आपने देखा होगा, एक वीडियो लीक हुआ था जी। सांसद जी का, जिसमें वो लोगों को गालियाँ देते हुए कह रहे थे भ्रष्टाचार कैसे करेंगे, वो बात कर रहे थे। तो ये हमारे कौशाम्बी लोकसभा में मान सम्मान की एक लड़ाई लड़ी जा रही थी। तो अब की बार ये जो सारे मुद्दे थे, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक का बहुत बड़ा मुद्दा है, और अभी भी वो रुक नहीं रहा है। आपने जी। देखा होगा कि अभी भी पेपर लीक हो जा रहे हैं। तो इतने आंदोलन के बाद, इतनी कठिनाइयों के बाद, इतने रैलीज़ में इतनी बार बोलने के बाद भी अभी भी वो मुद्दे सॉल्व नहीं हुए हैं। तो ये सब मुद्दे को लेकर के हम लोगों के बीच में गए थे, और जनता अब समझ गई थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के भाषणों में और आंकड़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो जो भाषण वो पिछले 10 साल से देते हैं और जो ज़मीनी हकीकत है, वो बहुत अलग है। तो अब की बार उन्होंने बदलाव के लिए वोट दिया। इसके साथ ही एक और आपके फ़ेवर में जो बात गई वो थी राजा भैया और उनके समर्थकों का नाराज़ होना भाजपा से। कहीं न कहीं वो एकदम लास्ट लेग में चुनाव से, मुझे लगता है 2-3 दिन पहले की जी। बात है, जो एक अनुप्रिया पटेल जी का एक भाषण आया था, जिसमें उन्होंने राजाओं की बात की थी, और वो इनडायरेक्टली कहीं न कहीं राजा भैया और कुंडा की रियासत पर वो केंद्रित था। कहीं न कहीं उससे भी समर्थन में आपको मदद मिली, और ग्राउंड पे लोगों में ज़्यादा समर्थन आपको मिला? देखिए, इसकी कहानी 10 दिन पहले भी शुरू होती है, जब अच्छा। उन्होंने अपना कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था चुनाव में। जी। जब नॉमिनेशन की लास्ट डेट निकल गई थी, तो एक बहुत बड़ा स्वाभाविक है, वोट बैंक जनसत्ता दल का खाली हो गया था।
अब जो सामने सीधी लड़ाई थी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की थी। अब हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि उनसे जाके हम अपना विजन रखें, वोट मांगे। तो मैं उन लोगों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक नए चेहरे पे विश्वास किया, हमको भरपूर आशीर्वाद दिया और भारी संख्या में बदलाव के लिए वोट किया, समाजवादी पार्टी के लिए वोट किया। और ये सिलसिला चलता रहा, जैसे कि आपने बोला कि ऐसे भाषण भी आए भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से, तो वो हमको मदद देते ही गया। आपके पिताजी बहुत ही कद्दावर नेता हैं, कई बार एमएलए रहे हैं और एमपी के लिए भी लड़े। क्या कहीं न कहीं राजनीति में एक लेगेसी का होना, एक विरासत का होना मदद करता है? क्या मानते हैं आप? देखिए, बिल्कुल मदद करता है, एक विरासत का होना मदद करता है। आप ये बहुत लोग बात करते हैं, नेपोटिज़्म की बात करते हैं, विरासत की बात करते हैं, लेकिन अगर कोई विधायक 5 बार से विधायक हो, 6 बार विधायक हो, 7 बार कोई सांसद हो या बहुत टाइम तक मंत्री हो, तो ये यकीन के साथ आप समझ जाते हैं लोग कि उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा अपने क्षेत्र के लोगों के लिए किया होगा कि लोग उनको बार-बार चुन कर के भेज रहे हैं। ये भी नहीं भूलना चाहिए। तो हमने जैसा कि उनका नाम कोई इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने जो काम किया अब की बार चुनाव में वो इस्तेमाल किया और हम जनता के दरबार में गए वोट माँगने के लिए। अगर जनता को नेपोटिज़्म का होता है कि हम कोई काम नहीं करेंगे, हमारे लोगों ने काम नहीं किया, हमारे कोई लेगेसी में ऐसा कोई दाग है जिसकी वजह से वो हमको वोट ना दें, तो हमको वोट नहीं देते, हम हार जाते। तो नेपोटिज़्म पॉलिटिक्स में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, चुनाव में जब जाते हैं लोग, मैं मानता हूँ कि वो ठीक बात नहीं है, क्योंकि हम जनता के दरबार में जाते हैं, जनता ही चुन करके भेजती है और अगर हम जनता के लिए काम नहीं करते तो अगली बार वो हमको नकार सकती है। यही संविधान में लिखा है और ये बाबा साहेब के संविधान की खूबसूरती है। तो पिताजी रहे, बहुत समय से रहे और उन्होंने लोगों के लिए काम किया। अब हम आए हैं, नए चेहरा हैं, हम काम करेंगे, लोगों को हमको चुन करके भेजेंगे, नहीं करेंगे तो अगली बार हम चुनाव हार जाएँगे। अ, एक एमपी के नाते कौन से वो मुद्दे हैं, कौन सी प्रायोरिटीज़ हैं पुष्पेंद्र सरोज जी के लिए जो आप मुद्दे उठाना चाहेंगे पार्लियामेंट के अंदर? आपने पेपर लीक की बात की और किसानों के मुद्दों की बात की। वो कौन से मुद्दे हैं जो आपके दिल के करीब? देखिए, मुद्दे मैं अगर चाहूँ तो मैं सारे मुद्दे उठा सकता हूँ। मुद्दे उठाने भी सारे चाहिए, लेकिन इतने सारे जनप्रतिनिधि हैं, समय बहुत कम मिलता है वहाँ पर पे। तो हमको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, प्राथमिकता क्या होगी, यंग युवा हमारे साथ बहुत कनेक्ट करता है, युवा की बहुत उम्मीद है हम। तो प्राथमिकता हमारे युवाओं के मुद्दे हैं। बेरोज़गारी और पेपर लीक ऐसा कनेक्टिंग मुद्दा है, क्योंकि पेपर लीक के वजह से बेरोज़गारी है और दूसरी तरफ देखिए बेरोज़गारी इतनी सारी है कि आउटसोर्सिंग में नौकरियाँ करनी पड़ रही है। अग्निवीर जैसी योजनाएँ जो बनी हुई हैं, उनको हटाना है। तो प्राथमिकता हमारे युवा हैं, उनके मुद्दे हैं और मैं चाहता हूँ कि अब की बार जो ऑपोज़िशन विपक्ष बहुत मज़बूत है और ये पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है। तो सबकी सुनवाई होगी। मैं बस यही उम्मीद है कि सबकी सुनवाई हो और सबके क्वेश्चंस को मद्देनज़र रखते हुए लोगों के लिए काम करा जाए। हमने युवाओं के लिए काम करना चाहिए क्योंकि वो फ्यूचर हैं इस देश के। अगर हम उनको नौकरी नहीं दे पाएँगे तो हमारा देश और हमारे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में हम क्यों इतना सीना फाड़ के अपने भाषणों में बोलते हैं। तो युवा के लिए काम करना, युवा के लिए आवाज़ उठाना ये हमारी प्राथमिकता है और फिर मौका मिलेगा तो ऐसे कई मुद्दे हैं किसानों के, माताओं के जो हम रखना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश में अभी 2 दिन पहले की खबर है कि अब वो एक नया कानून के बारे में सोच रही है पेपर लीक के संबंध में, जबकि ये कानून ऑलरेडी है। उसके अंदर प्रावधान है 7 साल की अत्यधिक इम्प्रिजनमेंट का और 10,000 तक के फाइन का। तो क्या लगता है कि ऐसी स्थिति में जब केंद्र में भी एक पेपर लीक के खिलाफ एक कानून बन चुका है, तो अब एक नया जो एक कानून होगा उसका क्या प्रारूप होगा? कितना वो सक्सेसफुल हो पाएगा? क्या आपके विचार हैं इसके ऊपर? देखिए, ये तो वक़्त ही बता सकता है कि नया कानून कितना प्रारूप हुँ। हो और कितना उसके ऊपर लोग उससे डर करके पेपर लीक ना हो। जी, लेकिन जो हम देख रहे हैं ट्रैक रिकॉर्ड बार-बार पेपर लीक हो जा रहा है। जी। 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो। लेकिन जब वो एक पैटर्न बन जाता है, तो ये पता चलता है कि ये गलती से नहीं, ये कोई सोची-समझी साज़िश है, जिससे पेपर लीक हो रहा है। कि सरकार को या तो नौकरी नहीं देनी है, सरकार के पास वेतन देने के पैसे नहीं हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन नए कानून बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, सरकार को सख्ती आज़मानी पड़ेगी और सख्ती हो। कानून पहले से ही बने हुए हैं, पेपर लीक पहले नहीं होते थे इतने भारी संख्या में,
तो पेपर लीक का मुद्दा इतना बड़ा नहीं है, अगर सरकार चाहे तो बहुत आसानी से पेपर लीक रोक सकती है। तो ये सरकार को काम करना चाहिए, नए कानून बनाने से तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी बड़ी चेंज होने वाला है। जी। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में, तो जो सरकार की फंक्शनिंग रही है, कई तरीके से मतलब सरकार अपनी उपलब्धियाँ गिनाती रही है, लेकिन कई-कई मुद्दे ऐसे जैसे बुलडोज़र का मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा है और भी तमाम किसानों के भी मुद्दे हैं, जिन पर विपक्ष लगातार हमलावर होता रहा है। आप कैसे देखते हैं इस सरकार की फंक्शनिंग को, उत्तर प्रदेश की सरकार को? देखिए, जैसे मैंने बोला, बुलडोज़र एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जी। लोगों को अच्छा लगता है कि किसी के यहाँ बुलडोज़र चल गया, और क्योंकि मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया उसको दर्शाती है कि वो अपराधी के घर ही चला। लेकिन बहुत से ऐसे लोगों के घरों पे अभी बुलडोज़र चला है। लखनऊ की मैं बात करूँ तो इतना भारी संख्या में लोगों के घर तोड़े गए हैं, जो बिल्कुल अपराधी नहीं थे, निर्दोष थे, आम लोग थे। तो जब तक इंसान के ऊपर खुद नहीं बीत जाती है, तब तक वो समझ में नहीं आता है। तो बुलडोज़र जैसा मुद्दा, एक नियम कानून बना है इस देश में, जिसके लिए कोर्ट होती है, वहाँ पे सज़ा सुनाई जाती है। तो हमको अपने नौजवानों के लिए काम करना है, अपने लोगों के लिए काम करना है। सरकार की प्राथमिकता होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, ना कि एग्जिस्टिंग चीज़ें तोड़ने के लिए। प्राथमिकता हमको नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश में रह करके कैसे उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाएं, जो हमारी स्टेट की इकोनॉमी है वो कैसे आगे बढ़े। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, क्योंकि बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं, हुँ। कमिटेड लोग हैं, डिसिप्लिन लोग हैं इंडिया में, बहुत हाईली स्किल्ड लोग हैं। हम बहुत डिसिप्लिन से चीज़ें सीखते हैं, बस ये है कि हमारी सारी अपॉर्चुनिटी जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं, बाहर कहीं है, या तो विदेश में है, इस देश में नहीं है। तो हमको वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहिए, और सरकार की प्राथमिकता अपलिफ्टमेंट में होनी चाहिए, ना कि किसी के घर तोड़ने के लिए, किसी को बेघर करने के लिए। और अयोध्या की मैं बात करूँ तो अयोध्या के लिए लोग बोलते हैं कि जी। अयोध्या के लोगों ने समाजवादी पार्टी को जिता दिया, और जिन्होंने राम का टेम्पल बनाया, और ऐसी बातें चलती हैं अब चर्चा में, सोशल जी, जी, मीडिया जी, में। जी, काफ़ी चल रहा है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि उस प्रोसेस में जितने लोग बेघर हुए, उन पे क्या बीती। जी। तो ये हमको बारीकी से जानना पड़ेगा, ग्रास रूट्स लेवल पे क्या चल रहा है वो जानना पड़ेगा, और अपने लोगों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए कुछ बनाना पड़ेगा, ना कि कुछ तोड़ना पड़ेगा। लेकिन इसके 2 पहलू आते हैं, जैसे आपने बताया अयोध्या की बात करें तो वहाँ पे सरकार का कहना है कि वो एक कंस्ट्रक्शन को लेकर और डेवलपमेंट की वजह से रोड वाइडनिंग की प्रोजेक्ट्स थे, उसकी वजह से उन्होंने जो है कुछ डिस्ट्रक्शन की है, डेमोलिशन किया है। वहीं दूसरी तरफ हम लखनऊ की बात करें, कुकरेल में हुँ, जो अकबर नगर में जी। हुआ और जो अभी रहीम नगर और अबरार नगर में भी होने वाला है, वहाँ पे भी एक बात आ रही है कि भई सरकार का ऐसा कहना है, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है और ये इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं और काफ़ी समय से वो सपा की सरकार और पुरानी सरकारों पे हमलावर होते रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक डिसबैलेंस जो दिखाई देता है डिमोलिशंस को लेकर भी, और एक मानवीय पहलू भी है। डेवलपमेंट भी करनी है और रिवर रिजुविनेशन भी करना है और उसी के साथ-साथ एक मानवीय पहलू भी है। आपको लगता है कि इसमें कोई एक कहीं न कहीं इससे एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी नज़र आता है कि वो घर बने ही क्यों अगर वो इलीगल थे? देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की मैं बात करूँ, जो हमारी मेरे को जानकारी मिली है कि रातों-रात आप घर तोड़ दिए गए। कोई संवाद नहीं था, कोई बात नहीं कह सकते थे, कोई लोग अपना पक्ष नहीं रख सकते थे। लोगों के जाने बिना घर तोड़ दिए गए। तो ये तरीका नहीं होता है। आप सरकार हैं, आप चला रहे हैं, लोगों ने आपको वोट किया है। जिन लोगों ने आपको वोट किया, आप पे भरोसा जताया, भरपूर आपको बहुमत दे कर के सरकार दी। तो क्या आप उन लोगों से एक बार बात नहीं कर सकते? क्या आप उन लोगों को मुआवज़ा नहीं दे सकते? कुछ ऐसी मदद नहीं कर सकते? ऐसा भी है कि घर पूरे-पूरे तोड़ दिए गए, पूरे-पूरे बेघर कर दिए गए, सारा सामान अंदर था, सब बेघर हो गया, और वो सड़क में आ गए। एक दिन घर पे थे, दूसरे दिन सड़क पे आ गए। तो मुझे लगता है कि बातचीत करके और समझौता करके, और आपस में बात करके, समझौता करके ही आगे हम बढ़ सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि ऐसे की एरियाज़ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाले हैं, वो हम कहाँ कर सकते हैं, आइडेंटिफ़ाई करें कुछ ऐसी सिटीज़ जहाँ पे हम जो अपने लोगों को रोज़गार पैदा करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, उस पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, उस पे प्राथमिकता होना चाहिए, वो विज़न होना चाहिए, और उस पे हम सबको मिल कर के काम करना चाहिए। ये मुद्दे आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन ये सब लोगों से बात करके, लोगों से समझौता करके
ही सरकार को ये सब कदम लेने चाहिए थे। इन्वेस्टमेंट की जैसे आपने बात की, सरकार का कहना है कि 32 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट उनके पास आया है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। लगता है कि क्रियान्वयन हो पा रहा है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि वो कहते ज़रूर हैं और हमने कितने सारी चीज़ों में देखा है सरकार को कहते हुए कि ये आ रहा है, वो आ रहा है, लेकिन अगर इतना सब कुछ आ रहा है तो क्यों बेरोज़गारी पे इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है? क्यों लोग इतना सड़कों पे मर मिट रहे हैं, पिट रहे हैं, आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं कि हमारे लोगों को रोज़गार नहीं है, आउटसोर्सिंग पे नौकरियाँ दी जा रही हैं इतने कम सैलरी में कि इतना सारा काम कराया जा रहा है। क्यों हम अपने लोगों को एक अच्छा स्किल्ड जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकते? टेक्नोलॉजी की भी मैं बात करूँ, टेक्नोलॉजी से जो हम जोड़ रहे हैं इंडिया को, उत्तर प्रदेश को, टेक्नोलॉजी बहुत मीनियल टास्क करने के लिए, छोटे काम करने के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। हम लोगों को मिल करके ऐसा काम करना है, अपने लोग हाई स्किल्ड काम कर सकें, ताकि उनको हायर सैलरी मिल सके। तो इस पे सरकार को मंथन करना चाहिए और सरकार को अपने लोगों को टेक्नोलॉजी से जोड़ करके उनका घर और रोज़ी-रोज़गार कैसे चल सके, ग्रास रूट्स लेवल पे, इस पे फ़ोकस करके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। जी। अ, विचारधारा की लड़ाई पहले देखा करते थे हम लोग पॉलिटिक्स के अंदर। अब जो है पॉलिटिक्स काफ़ी बदलाव भी हो गया पॉलिटिक्स के अंदर। अब कई लोगों का कहना है कि ज़्यादा कमर्शियलाइज़ भी हो गई है पॉलिटिक्स। आपका क्या मानना है? क्या विचारधारा अभी ज़िंदा है और अगर है तो आपकी क्या विचारधारा है? देखिए, उस लेवल पे विचारधारा ज़िंदा नहीं है। अभी जिस तरीके से जब से भारतीय जनता पार्टी पावर में आई है, तो विचारधारा तो अब डराने की रह गई है, खरीदने की रह गई है लोगों को। पहले की विचारधारा, पहले के राजनेता से आज आप कंपैरिज़न नहीं कर सकते। इतनी भारी संख्या में डरा के या फिर खरीद करके जो लोग भारतीय जनता पार्टी में गए, ऑल्दो बहुत से ऐसे लोग थे जिनको सांसदी का टिकट मिला, वो जीत नहीं पाए। और क्योंकि जनता ही जनार्दन है, जनता ही समझती है, जनता ही आखिरी में वोट डालती है। तो विचारधारा की जब लड़ाई हो जाती है तो जनता खड़ी हो जाती है। आप मेरी विचारधारा अगर पूछेंगी तो मेरी विचारधारा बहुत सिंपल है कि जनता ने मुझे चुन करके वोट दिया है। अभी मैं विपक्ष में हूँ, उनकी प्राथमिकता है, मेरी प्राथमिकता है कि उनकी बात संसद भवन में रह करके सरकार के साथ काम करके या सरकार की नाक में दम करके उनका काम हो। और अगर सत्ता पक्ष में आते हैं, हम कुछ होते हैं, तो हमको अपने लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ कैसे प्रोवाइड करनी है। निजी समस्या जो लोगों की, पानी, बिजली, सड़क अभी भी एक समस्या है। ये सब चीज़ें, उसके बाद एजुकेशन, लोगों को बहुत क्वालिटी एजुकेशन कैसे दे सके, ये कैसे प्रोवाइड करनी है। विचारधारा बहुत सीधी है, लोगों ने आपको चुन करके भेजा है, आपको लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। तो मैं बहुत सिंपलिस्टिक आदमी हूँ, जैसे लोग मुझे चुन करके भेजते हैं, उन्हीं की समस्या लेकर के उन्हीं का समाधान करना, ये मेरी विचारधारा है। जी। एक आखिरी सवाल आपसे। पार्लियामेंट बहुत वाइब्रेंट हो जाएगी अब। हम देख रहे हैं कि पहला सत्र भी होने वाला है। तमाम पार्टीज़ के नेता पार्लियामेंट में मौजूद होंगे। आप सबसे कम उम्र के नेता वहाँ रहेंगे, तो कभी ये महसूस होता है कि वो एक प्रेशर रहेगा और युवा शक्ति हावी हो सकती है? नहीं, प्रेशर तो देखिए नहीं है, प्रेशर किसी भी संदर्भ में नहीं है। युवा शक्ति हावी हो सकती है, ये मैं कुछ नहीं कह सकता, ये वक्त बताएगा। लेकिन देखिए, वहाँ की एक गरिमा है कि सबसे एक्सपीरियंस पॉलिटिशियंस जो हैं, स्पीकर्स भी बहुत बड़े-बड़े हैं। स्पीकर्स बहुत बड़े हैं, बहुत पुराने स्पीकर्स हैं। लेकिन ये बाबा साहब का बनाए हुए संविधान की खूबसूरती है कि जिस पार्लियामेंट में सबसे बड़े राजनेता बैठते हैं, प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, मिनिस्टर्स बैठते हैं, बड़े-बड़े एक्सपीरियंस लोग बैठते हैं, एक नौजवान भी लाखों लाख लोगों की बात रखेगा। तो यकीन के साथ समय मिलेगा तो मजबूती से बात रखेंगे और हमको बात ही नहीं रखना है, सरकार से काम कराना है जनता के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर आप मेन स्ट्रीम देखें तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये सब बात रखेंगे तो सरकार उनको प्राथमिकता देगी। लेकिन ये ज़रूर है कि हम अपने पॉइंट्स, अपने लोगों के पॉइंट्स, शिकायतें, समस्याएँ उनको रखेंगे। हमारे लोगों के हमारे थ्रू गए हुए पॉइंट्स होंगे, बस ये होगा कि बड़े नेता उन पॉइंट्स को रखेंगे तो प्राथमिकता मिलेगी, काम होगा। तो उसमें कोई नहीं वो है। और युवा शक्ति और युवाओं की बातें हमेशा प्राथमिकता थी और मजबूती से अभी प्राथमिकता होंगी, संसद भवन में गूंजेंगी और सर्व समाज के लिए, सर्व समाज के सम्मान के लिए हमको काम करना है। जी।
तो ये थे पुष्पेंद्र सरोज जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि एकदम पूरे तरीके से आश्वस्त हैं अपनी बात संसद में रखने के लिए और कहीं ना कहीं युवाओं की आवाज़ बुलंद करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। इनसे आगे भी बातचीत जारी रहेगी। ऐसे और वीडियोस को देखते रहने के लिए द प्रिंट को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और ट्विटर पेजेस को फॉलो करें।